सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड NaCl देखा था, ठीक है। उसमें हमने क्या सीखा था, क्लोरीन बन रहा था कहाँ पे, Cl2 गैस एनोड पे बन रहा था, और हाइड्रोजन गैस कहाँ से इवॉल्व हो रहा था, कैथोड से, ठीक है। और हमने ये देखा था कि pH की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, Na+ एज इट इज़ वैसा रहता है। तो ये सब बातें हमने सीखी थी, ठीक है। अब हम सीखेंगे डाइल्यूट NaCl का केस बी, डाइल्यूट NaCl, ठीक है, डाइल्यूट NaCl, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, ईयर नंबर बता दूंगा, ऑनसेप डिटेक्ट करूंगा, बुक अपने पास रखिएगा वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो डाइल्यूट NaCl में अब देखो, डाइल्यूट NaCl में होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केसेस रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। एक अभी ना इधर आ जा, कोई उधर कांटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक, बराबर सब दिखाई दे, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, ये देखो, अब डाइल्यूट NaCl है तो एनाइड पे तो अभी भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कौन कौन सा एनाइन होंगे, Cl- और OH-। कैथोड पे अभी भी क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पे कौन कौन सा कैटायन होगा, Na+ और H+। यहाँ तक एक्सेप्ट बात सही थी, ठीक है। ओरिजिनल में होता क्या था, अगर कंसनट्रेटेड रहता तो Cl- को प्रेफरेंस मिलता था, मिलना तो अभी भी किसको चाहिए, Cl- को, लेकिन उसको मिलेगा नहीं। क्यों, देखो डाइल्यूट NaCl हो गया, इसका मतलब Cl- का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, Cl- का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, बिल्कुल कम हो गया। तो जब Cl- का कंसंट्रेशन कम हो गया तो अगर Cl- ऑक्सीडाइज कर भी गया तो बहुत ज़्यादा देर तक तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। इसका मतलब अब प्रेफरेंस किसको मिलेगा, OH- को। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले में जैसे जैसे आयन का कंसंट्रेशन घटता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। इसलिए मैंने क्या किया था, Cl- को हमेशा क्या रखा था, मैंने ऊपर रखा था। ओवरऑल होना तो ऊपर चाहिए था, लेकिन एक्चुअली होता क्या कि जब प्रैक्टिकली ये देखा गया कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है Cl- से। आप लिस्ट निकालो, लिस्ट में देखो, मैंने ये ओरिजिनल में Cl- को ऊपर रखा है। क्या कर रखा है मैंने, Cl- को ऊपर रखा, और OH- को मैंने क्या रखा है, नीचे है। तो ओरिजिनल में OH- का ज़्यादा, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा हम Cl- को देते हैं। दैट्स बिकॉज कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ता है। जो वोल्टेज आप नॉर्मली NaCl के लिए यूज़ करते हो उससे भी ज़्यादा वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं हम, ओवर वोल्टेज। और इसी वजह से क्या होता है, ओरिजिनली कंसनट्रेटेड में Cl- को प्रेफरेंस मिल जाता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हालांकि उसका कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो कभी भी याद रखना, किसी भी डाइल्यूट के केस में हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, OH- को। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे 2OH- टेंस टू गिव हाफ ऑफ O2 प्लस क्या देगा, H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको बुक वगैरह में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखो तो वाटर का ऑक्सीडेशन, तो डजंट मैटर आप वाटर का ऑक्सीडेशन करें या OH- का, बात एक ही है, आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट से हमें मतलब है कि प्रोडक्ट ये होना चाहिए ओवरऑल। समझ में आई बात। एक्चुअली यहाँ पे H2, हाँ समझ में आई बात, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, 2H+ क्या होगा, फिर से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा मुझे, H2 गैस देगा। तो ओवरऑल मुझे क्या मिल रहा है, ओवरऑल मिल रहा है मुझे H2O, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हाफ O2 प्लस 2 H2। ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, तो इसको लिखने से पहले नोट करके एक पॉइंट लिखो कि why OH- गेट प्रेफरेंस। लिखो, एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, oxidation potential of water is higher than that of Cl-, actually oxidation potential of water is higher than that of Cl-, but for oxidation of water
some extra voltage is required, some extra voltage is required, some extra voltage is required, which is known as over voltage, 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 and due to that over voltage, and due to that over voltage, and due to that over voltage, due to that over voltage, its oxidation becomes difficult, its oxidation becomes difficult, its oxidation becomes difficult, and OH minus gets preference, and OH minus gets preference, and OH minus gets preference. ठीक है, समझ में आया? ये ओरिजिनल में क्या सर Cl माइनस OH माइनस बोल रहा था मैं, कट करके Cl माइनस लिखो, लास्ट में लिखा ना OH माइनस गेट प्रेफरेंस, उसको Cl माइनस प्रेफरेंस लिखो। ओरिजिनल में होना क्या चाहिए था, OH माइनस प्रेफरेंस में होना चाहिए, बट मिलता किसको है, Cl माइनस को, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या हो चुका, बहुत कम हो चुका है मेरा Cl में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और घट जाएगा, इस वजह से प्रेफरेंस किसको मिलेगा, मुझे OH माइनस को मिलेगा। तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है आपको इस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन देख के, क्या समझ में आ रहा है कि क्या मैं इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल सकता हूँ? इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट मान के चलो कि किसी भी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले लो, होता किसका हुआ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं डाइल्यूट ZnSO4 ले लूँ, डाइल्यूट CSO4 ले लूँ, डाइल्यूट HgNO3 लूँ, होगा किसका इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का। गाँव वगैरह में देखा होगा अर्थिंग के पास हम नमक वाला पानी डालते हैं, नमक पानी का सॉल्यूशन डालते हैं ताकि अर्थिंग मेरा मजबूत हो। क्यों? प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको भी पता है, देखा ना वो 3 इडियट्स में, सॉफ्ट वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज सॉफ्ट वाटर में जो आयंस होते हैं वो कैरी करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर का भी मैंने बोला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या था, नमक वाला पानी सॉल्यूशन क्या आता है, एक अच्छा कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन का। आई बात समझ में? दैट इज़ वाई जब आप गांव वगैरह में जाओगे तो जहाँ अर्थिंग का प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, घर के बाजू में एक कील ठोकते हैं और उसको तार से कनेक्ट करते हैं। देखो तो उसमें हम क्या कहते हैं, नमक वाला पानी, तो बोलता है वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया, तो पानी डाल दो तुरंत वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये आयंस क्या होते हैं, Cl माइनस और Na प्लस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी आउट करने का काम करते हैं। होता तो इलेक्ट्रोलिसिस किसका है, वाटर का ही है, बट इनका यूज़ बस इतना ही होता है। यही बात समझ में? तो एक पॉइंट तो ये समझ में है कि किसी भी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो इसका मतलब वो किसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वाटर का। दूसरी बात, क्या pH में कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि H+ भी रिड्यूस हो रहा है और OH माइनस भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या Na+ और Cl- के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि वो एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा ना, Na+ चेंज हो रहा है ना Cl- चेंज हो रहा है, बराबर। एक ऑब्जर्वेशन जरूर मिलेगा कि जितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सॉरी हाइड्रोजन होगा, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होगा, 1:2 का रेशियो है ये। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मेन पोस्टुलेट्स, तब तक आप लिखते रहो। तो ये लिखा नोट करके, अब इसके बाद लिखो मेन पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाइल्यूट NaCl, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाइल्यूट NaCl, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन pH, पहला है देयर इज नो चेंज इन pH, ठीक है। दूसरा क्या है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, NaCl के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। कितना फराडे चार्ज चाहिए मुझे, 2 फराडे चार्ज चाहिए, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 फराडे चार्ज चाहिए फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। 2 फराडे चार्ज is required for electrolysis of water,
ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ड्यूरिंग electrolysis of water, during electrolysis of water H2 gas is obtained, H2 gas is obtained, H2 gas is obtained at cathode while O2 gas is obtained इनका रिलेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा दुगना, हाँ नहीं 1:2 का रेशियो देखो, अच्छा फिर यहाँ पे ये हाफ हटा दो बराबर, 1:2 का रेशियो। तो ये हो जाएगा 1:2 बराबर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक। चलो एक जेई में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl using Hg इलेक्ट्रोड एज कैथोड। सिर्फ आपको मरकरी क्या दिया मैंने, एज अ कैथोड दिया हुआ है। ठीक है, मरकरी इलेक्ट्रोड एज अ मैंने कैथोड दिया, क्या कर सकता है बताओ। एनोड पे अभी भी क्या होगा, अब कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ NaCl बोला, तो इसका मतलब कौन सा होगा ये एक्वास NaCl, कौन सा कंसंट्रेटेड, कौन सा लूंगा मैं कंसंट्रेट। तो अभी भी एनोड पे तो मेरा क्या होगा ऑक्सीडेशन, मतलब Cl माइनस और OH माइनस, प्रेफरेंस किसको देंगे Cl माइनस को, तो 2Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा गुजू भाई, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या होना चाहिए रिडक्शन Na प्लस और H प्लस, किसको प्रेफरेंस मिलेगा, हाँ हाँ गुड, क्यों, हाँ नहीं नीचे Na प्लस ऊपर रहता है, H प्लस नीचे रहता है, देखो इसलिए तो H प्लस को यहाँ प्रेफरेंस मिला था, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस Na प्लस को मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई सोल्युबिलिटी इन किसमें, मरकरी में। मरकरी में सोडियम का क्या होता है, हाई सोल्युबिलिटी होता है, दैट इज़ वाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा इसको। रीज़न तो आपको बता ही दिया मैं, ठीक है, रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अमलगम फॉर्म करता है सोडियम मरकरी के साथ, दैट इज़ वाई Na प्लस को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो Na प्लस क्या होगा, 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 मोल बना लेता है सोडियम। अब ये सोडियम क्या करेगा, फिर से मरकरी के साथ क्या बनाएगा NaHg। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम बनता है, क्या बनता है, सोडियम अमलगम। रीज़न लिख देता हूँ मैं, क्यों Na प्लस को, बिकॉज ऑफ ड्यू टू हाई solubility of sodium in mercury, and formation of NaHg amalgam, sodium of NaHg amalgam, Na plus gets chance to reduce in preference of H plus, ठीक है, H प्लस के बजाय हमें Na प्लस को प्रेफरेंस मिल जाता है बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी इन Hg। ठीक है, फोर्थ केस हो जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
aqueous NaCl using Ag इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब मैंने बेटा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं लिया है, फर्क है देखो इस केस में। इस केस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की बजाय हम क्या ले रहे हैं, एनोड भी सिल्वर का ले रहे हैं और कैथोड भी क्या ले रहे हैं, सिल्वर का। बराबर बराबर। अब एक्वस Na बताओ, यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस OH माइनस और H प्लस। Na प्लस इसके यहाँ जाएगा, Cl माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है, OH माइनस यहाँ जाएगा तो H प्लस यहाँ जाएगा। बराबर, यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये बताओ कि एनोड पे तो अगेन ऑक्सीडेशन होगा, क्या क्या है, Cl माइनस है, OH माइनस है और क्या है, कल का तीसरा रूल बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए 3 रूल बताया था। तो तीसरा रूल क्या था, हाँ, मेटल, अगर मेटल एज ए इलेक्ट्रोड लोगे तो पार्टिसिपेट करेगा, मतलब अब सिल्वर आ जाएगा यहाँ पे। अब कैथोड, अब प्रेफरेंस किसको दोगे आप, प्रेफरेंस किसको दोगे, लिखो तीसरा रूल, देखो पढ़ो तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि whenever metal is used as a electrode then in presence of any ion that metal will be oxidized at anode। मतलब आप प्रेफरेंस किसको मिलेगा, मेटल को मिलेगा, ना Cl माइनस ना OH माइनस। किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ये बात समझ में। और फिर कैथोड पे अगेन क्या होगा, रिडक्शन, तो ये Ag प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। बराबर, अभी क्या होगा, यहाँ पे Na प्लस H प्लस और Ag प्लस। अब बताओ किसको प्रेफरेंस मिलेगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगा। अभी ECS दिया था ना मैंने, वो भी तुमको याद नहीं है क्या, LiNaZnFeHCu के बाद आता है Ag, तो सबसे नीचे कौन है, Ag है, तो अभी सारे प्रेफरेंस किसको मिलेगा, Ag प्लस को मिलेगा। तो Ag प्लस क्या होगा, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। मतलब कुछ समय के बाद आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कुछ सिनेरियो ऐसा रहेगा। अब ये मेटल क्या होगा, गलने लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। और ये जो प्योर, और यहाँ पे फिर कुछ है, क्या होता है, एक मड जमा होने लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्या बोलते हैं हम इसको, इम्प्योरिटी जो होगी भाई, जो इम्प्योरिटी होगी वो तो नीचे जमा हो जाएगा, और प्योर सिल्वर कहाँ चला जाएगा, इसके पास। मतलब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, प्योर सिल्वर यहाँ जमा हो गया, देख लो, प्योर सिल्वर आयन में गया और वो कहाँ जाके रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जाके रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जाके चिपक रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्योर मेटल हमें ऑब्टेन रहता है। ये हालांकि ये औकात के बाहर है। अब सिल्वर का इलेक्ट्रो समझो कितना महंगा आएगा, हाँ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और ये किन के लिए यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव मेटल्स के लिए हम रिफाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ सबको, आया ना, आया ना, बोलो बे, समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो क्योंकि जो भी मैं गंदा, क्योंकि जब आप सिल्वर निकालते हो ना, सिल्वर निकालते हो ज़मीन से, तो प्योर थोड़ी ना रहता है, उसको हम क्या करते हैं, पहले प्योर वाले यहाँ रखेंगे और उसमें से फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। तो मड नीचे चला जाएगा, प्योर सिल्वर वहाँ आ जाएगा। तो दिस इज़ ओनली द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही पार्ट है ये भी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ऐसे ही आपको, यार ये छोटा पड़ रहा है यार,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा CuSO4। आपको क्या करना है, एक्वा CuSO4 का मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करके बताओ कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो याद नहीं है ना, सीरीज याद नहीं है ना। अबे 4-5 तो मैटर, LiZnFe, देख LiZnFe, LiNaZnFe, उसके बाद क्या CuHg, Cl - OH- सल्फेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड, ये कभी होते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको नीचे लिखा है। 8 को 10 लो मेटल यार, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। अभी ना कुछ चीज़ें बेटा तुमको याद रखनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन आसानी से बनाना, और कुछ भी क्या 10 तो मेटल ही है यार। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, सही रहेगा वो। हुआ, बताओ इतना क्या टाइम लगा रहे हो बे, क्या होगा एनोड पे, क्या होगा बताओ। एनोड पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ मुझे सिर्फ। O2 गैस बनेगा, और कैथोड पे क्या बनेगा प्रोडक्ट Cu। समझ में आया तो कर लो, गए हो तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस ये जो है ई केस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqua CuSO4 using Ag as anode and Cu as cathode, ठीक है। इसी केस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसे, अब समझो, एनोड पे डायग्राम समझाने की जरूरत है, समझ जाओगे, ठीक है। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन की बात करो तो क्या क्या प्रेफरेंस है, SO4 2- है, OH- है और Ag है। प्रेफरेंस किसको मिलेगा, Ag को मिलेगा। तो Ag प्लस Ag किस में कन्वर्ट होगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, क्या कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu, कॉपर रॉड लिया मैंने, रॉड, Cu+2 और H+। प्रेफरेंस किसको मिलेगा,
प्रेफरेंस किसको मिलेगा? मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। अब सीरीज देख, और उसके नीचे क्या है? सी यू के नीचे कौन है? तो प्रेफरेंस किसको देंगे? हैं? एजी प्लस को ना। फिर जो जितना नीचे वो पहले रिड्यूस होगा, जो जितना ऊपर वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे किसको प्रेफरेंस मिलेगा? एजी प्लस भी लिख दो, क्या दिक्कत है? तो एजी प्लस अगेन क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर देगा? ठीक है। ओवरऑल स्टोरी क्या समझ में आई? मान लो अगर आपने यहाँ पे सिल्वर का कोई लिया और यहाँ पे क्या ले रहे हो आप? कॉपर का, ठीक है। तो यहाँ से Ag प्लस यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, तो यहाँ पूरे पे क्या होता जाएगा? चांदी की परत चढ़ जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो बोलते हैं चांदी का लोटा, ये जो सोने के कंगन। अब इसका ओरिजिनल थोड़ी ना होता है। क्या होता है? यहाँ गोल्ड लेगा, यहाँ वो मेटल लेगा और इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू चढ़ा देगा। भाई जितना चढ़ाना होगा उसको, जितना मन होगा चढ़ाने का उतना चढ़ा देगा। बोला भाई 2 ग्राम सोने का कंगन है, 20 ग्राम सोने का कंगन है, तो उसका मतलब यही है। क्योंकि ओरिजिनल में गोल्ड और सिल्वर क्या होता है? बहुत मेलिएबल होता है, उसको प्रॉपर शेप देना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? तांबा वगैरह कुछ लेते हैं, उस पर हम क्या करते हैं? इनकी परत चढ़ाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब समझ में आए क्यों चढ़ता है वो, किस वजह से? दैट्स बिकॉज ऑफ ECS। कुछ नहीं, कितने एलिमेंट है? Li, Na, Zn, Fe, H, Cu, Ag, Cl माइनस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस और F माइनस। ये 3 तो कभी पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं रिएक्शन में, ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए मैंने इनको एकदम नीचे रखा है। ये तो इतने तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो याद रखना है बस। उतने में तुम्हारा पूरा एडवांस निकल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये याद नहीं रहेगा तो तुम ये भी नहीं बता पाओगे कि क्या बन रहा है और कितना जब ये नहीं बता पाओगे कि क्या बन रहा है तो ये कैसे बताओगे कितना बनेगा? तो पहले ये पता होना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। सिर्फ नो मेटल है, कुछ भी शॉर्टकट तरीका अपना लो। समझ में आया? वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, इसलिए जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे अपने आप याद हो जाएगा। ये रटने की तुमको ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप ये चीज़ें तुमको याद हो जाएंगी। समझ में आया सबको? तो दिस इज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है? ओवरऑल सेल रिएक्शन में हो रहा है Ag सॉलिड ऑफ एनोड किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag सॉलिड ऑफ कैथोड। समझ में आया सबको? हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहाँ पे देखो वेट ऑफ रॉड क्या हो रहा है? वेट ऑफ रॉड क्या हो रहा है? घट रहा है। वेट ऑफ रॉड कैथोड का क्या होगा? बढ़ेगा। एनोड का तो वेट ये क्या होगा? धीरे धीरे क्या होना? गलने लगेगा और ये ऊपर चढ़ने, तो वेट ऑफ कैथोड क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। सल्फेट के आयन में कोई चेंज आएगा क्या? क्या सल्फेट के आयन में कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब कोई चीज़ रिएक्शन में आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। चलो यहाँ पे समझ में आया सबको? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मुझे सॉल्व करके बताना, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous ZnSO4, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ चलो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, करके बताओ।
बहुत स्लो जा रहे हो यार, क्या बात है एकदम। और हैं क्या हुआ? ये वाला मत बनाओ, ये नहीं बनेगा, ये अभी तुम नहीं पढ़े हो। दोनों हो गए ऊपर के दोनों हो गए। एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हाँ, O2 गैस। कैथोड पे Ag, गुड। और दूसरे वाले में एनोड पे क्या बनेगा? O2 गैस। कैथोड पे क्या बनेगा? हाँ, H2। श्योर, पक्का, सही है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे एनोड पे बन रहा है O2 गैस और कैथोड पे क्या बन रहेगा? सिल्वर। यहाँ पे एनोड, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बराबर। ये केस थोड़ा, एनोड पे यहाँ पे क्या बनेगा? O2 गैस और कैथोड पे क्या बनेगा? H2। कल्पेश, बिरयानी आ गई क्या? बिरयानी आ गई क्या? सब नीचे गए, सब ये लोग भी? हाँ, मेरा सर पुरुषोत्तम सर बाकी है। अच्छा, वो तो लोग बाकी के जाके आए, जाके भी आ गए। अच्छा, सुनना ये लोग को बोल देना मेरा बस होने वाला है, फिर चलता है, ठीक है? तो चलो, समझ में आया? तो एक्वस CH3COO Na के बाद, ये थोड़ा स्पेशल केस है, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? आपको फिलहाल के लिए ये याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर क्यों? इसका मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। इसको हम बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? अब एनोड पे कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास? CH3COO माइनस, बराबर, OH माइनस। किसको प्रेफरेंस मिलेगा? CH3COO माइनस को प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ट्वाइस ऑफ CH3COO माइनस किस में कन्वर्ट होता है? ट्वाइस ऑफ CH3COO डॉट। ये डॉट का मतलब क्या होता है? इस डॉट का मतलब क्या हुआ? फ्री रेडिकल। दिस इज नथिंग बट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है? उसके बाद ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ CH3COO डॉट किस में कन्वर्ट होता है? ट्वाइस ऑफ CH3 डॉट में प्लस CO2 गैस। क्या बना आपका? CO2 गैस। दिस इज नथिंग बट एनोड रिएक्शन, सारे एनोड रिएक्शन ही चल रहा है, ठीक है? कुछ अलग नहीं चल रहा। उसके बाद क्या होगा? ट्वाइस ऑफ CH3 डॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? C2H6 गैस में। समझ में आया? याद है? क्लियर हुआ? कैथोड पे क्या होगा भैया? रिडक्शन Na प्लस और H प्लस, तो ट्वाइस ऑफ H प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। IIT जेई में जो क्वेश्चन आया था, जेई का क्वेश्चन है, ईयर याद नहीं है मुझे, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, इन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हाउ मैनी नंबर ऑफ गैसेस आर फॉर्म्ड? कितने? 3। N इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गैस प्रोड्यूस होते हैं, CO2, C2H6 और H2 गैस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर। समझ में आई बात सबको? इज दैट क्लियर? ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, सॉरी डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है? यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये केस आपको क्या करना है? याद रखना है। याद क्यों रखना है? देखो, इसमें कुछ केस बनता है। देखो क्या, इसको आपको याद होगा मैंने कि रिएक्शन जो होता है इलेक्ट्रोड पे, रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मोल्टन है या एक्वस है, कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट है, तो सब हमने देख लिया। एक मैंने आपको चार्ज डेंसिटी का भी केस दिया था, याद है? तो मैंने आपको बोला चार्ज डेंसिटी वाला केस आपको याद ही रखना है। याद क्यों रखना है? जैसे बता रहा हूँ, H2SO4 अगर तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? ये H प्लस और HSO4 माइनस, बराबर। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये हुआ। और H2O किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे केस क्या बनता है? यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आप इसमें लो चार्ज डेंसिटी फ्लो करोगे, क्या करोगे? लो चार्ज डेंसिटी। डोंट वरी, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आप H2SO4 को लो चार्ज डेंसिटी यूज करो या हाई चार्ज डेंसिटी। तो लो चार्ज डेंसिटी यूज करोगे तो अगेन एनोड पे ऑक्सीडेशन है, तो किसको क्या कौन कौन से आयन जाएंगे इसके पास? HSO4 माइनस और OH माइनस।
इट इज़ द नॉर्मल केस। यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस को क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। तो लो चार्ज डेंसिटी में याद रखना OH माइनस किस में कन्वर्ट होता है, O2 गैस में, ठीक है, हाफ ऑफ O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैथोड पे क्या होगा मेरा, रिडक्शन होगा, मतलब Na प्लस और H प्लस। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, H प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H2 गैस बना लेगा। क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेस यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी। तो हाई चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, अगेन एनोड पे तो आपके पास कौन कौन से एनायन होंगे, OH माइनस और HSO4 माइनस, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, H प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे किसको मिलेगा, अब हाई चार्ज डेंसिटी प्रेफरेंस किसको मिल जाता है, HSO4 माइनस को मिलता है। तो जब HSO4 माइनस को प्रेफरेंस मिलता है तो ये जो रिएक्शन बनाता है, ये बनाता है H2S2O8 गैस। कौन सा बनाता है, H2S2O8 गैस, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस गैस को हम क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मार्शल्स एसिड, ठीक है। समझ में आई बात सबको, ठीक है। और H प्लस अगेन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, H2 गैस बना देता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अभी भी ये रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, अब H2S2O8 बना, तो फिर से वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4 प्लस H2SO5 क्या बनाएगा, H2SO4। अब फिर ये रिएक्शन क्या करेगा, अगेन H2SO5 प्लस H2O क्या देगा आपको, H2SO4 और H2O2। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है H2O2। समझ में आई बात सबको। तो ये तरीका होता है H2O2 को प्योर फॉर्म में निकालने का, ठीक है। बस फिर खाना खा के आते 2 मिनट, ठीक, फिर करते हैं कंटिन्यू, ठीक है, 2 मिनट। तो यहाँ तक हमारा हो गया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब तक हमने ये जाना कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब हम जानेंगे क्या, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। quantitative aspects of electrolysis, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या पढ़ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या पढ़ना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब पूरे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, पूरे इस पार्ट 2 में सिर्फ एक फॉर्मूला है, और उसी एक फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस वाले बन जाएंगे तुमको, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया,
और उसको इलेक्ट्रोलाइट को क्या करो तुम, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से जोड़ दो, ठीक है। तब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, एनायन और कैटायन होगा, कैथोड एनोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा रेस्पेक्टिवली, वो हमने देख लिया, डिपॉजिट होगा। कितना डिपॉजिट होगा, जब तक आप बैटरी से करंट पास करते जा रहे हो, जितना ज़्यादा देर तक बैटरी से करंट पास करते जाएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यही होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, लिखो। According to the Faraday first law of electrolysis, according to the Faraday first law of electrolysis, according to Faraday first law of electrolysis, amount of substance deposited or liberated, amount of substance deposited or liberated, amount of substance deposited or liberated, amount of substance deposited or liberated at any electrode, at any electrode, at any electrode is directly proportional to quantity of charge, is directly proportional to the quantity of charge, is directly proportional to the quantity of charge passed from the battery, passed from the battery passed from the battery, ठीक है। तो बेसिकली ये देखा गया कि 1 फराडे चार्ज जो होगा, ठीक है, वो कितने के बराबर होता है, 9650 कूलम, और इतना ई ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मतलब क्या, इक्विवेलेंट वेट ग्राम क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है, ठीक है, बराबर। तो 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ E बाय 96500, हाँ या ना। तो यही होता है Z की वैल्यू E बाय 96500, ठीक है। इस Z को हम क्या बोलते हैं, Z को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। बेसिकली फराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, जितना चार्ज जितनी देर तक आप पास करोगे उतना मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा, बराबर। और जब ये W हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, Z इंटू क्यू, तो या W को मैं लिख सकता हूँ Z इंटू IT, तो इसका मतलब W बराबर क्या होगा, EIT बाय 96500, तो यही फॉर्मूला है। मतलब अगर W बाई E लिखो तो मैं W बाई E को क्या लिख सकता हूँ, E मतलब इक्विवेलेंट वेट, दिस E मतलब इक्विवेलेंट वेट, ये E का मतलब क्या होता है, W बाई E क्या देगा, इक्विवेलेंस, रेडॉक्स में पढ़े थे, W बाई E क्या होता है आपका, इक्विवेलेंस। तो बस कुछ नहीं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इक्विवेलेंस बराबर क्या होगा, IT बाय 96500, मतलब सिंपल से बात है, इक्विवेलेंस एट एनोड किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंस एट क्या, कैथोड। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर होगा W बाई E, तो दैट्स नथिंग बट IT 96500। पूरा इलेक्ट्रोलिसिस इसी फॉर्मूले पे चलता है। बाय गॉड एक ही फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला तो मैं बता देता, लेकिन फिलहाल तो एक ही फॉर्मूला है और इसमें हमारा काम चल जाता है, ठीक है। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
चलो हुआ, लिखा। नेक्स्ट सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या है, आप 15 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो। क्या ले लो? 15, 20, 25 जितना मन उतना ले लो। सबको क्या कर दो, सबको एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दो। क्या कर दो? एक ही बैटरी से। एक बैटरी से कनेक्ट करने पर किस सीरीज़ में आ जाए? सीरीज़ में आ जाएंगे। तो सीरीज़ में आने पर क्या चीज़ सेम होता है? करंट। करंट क्या होता है? सेम होता है। जब करंट सेम होगा इसका मतलब क्या सेम होगा सब में? अगर करंट सेम हो रहा है तो इसका मतलब क्या सेम हो रहा है? इक्विवेलेंस। टाइम भी सेम रखा, करंट भी सेम रखा, इसका मतलब सबका इक्विवेलेंस क्या कर दो? बराबर। दैट्स इट। यही होता है सेकंड लॉ। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये हो गया, ये हो गया, इस पूरे को मैंने एक बैटरी से क्या किया? कनेक्ट किया। सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो इसका मतलब मान लो जैसे एक्वस CuSO4 लो, ये एक्वस AgNO3 और एक्वस NaCl, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ Cu बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ Ag बराबर इक्विवेलेंट ऑफ H2 के बराबर। सबका इक्विवेलेंस क्या रहेगा? सेम। तो दिस इज नथिंग बट फैराडे सेकेंड लॉ। मतलब W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3। इनमें से बाकी सारी क्वांटिटी दी जाएगी, एक क्वांटिटी मिसिंग आउट रहेगी, आपको दूसरी निकालनी पड़ेगी। बस समझ में आया था सबको? ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर। कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर। डोंट वरी, कल भी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये और नॉन स्टिक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पता है, अब जैसे मान लो कोई, अब जो होता था ना मेटल के ऊपर कोई पार्ट डिपॉजिट हो जाता था, याद है? अभी कितना डिपॉजिट, लेयर कितना थिकनेस रहेगा वो कैसे निकालेंगे? तो जैसे देखो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। हाइट को हम थिकनेस ही बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे पता है मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? ठीक है। अब मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? W। फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है, बट केमिस्ट्री में एक ही मानते हैं हम, ठीक है। डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? A इंटू T। और W को क्या लिख सकता हूँ मैं? EIT/96500। EIT/96500 इज इक्वल टू DAT। आए बात समझ में सबको? ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। is required for complete decomposition of
4 moles of water, 4 moles of water using 4 ampere current. ठीक है, क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 2, an electrolysis of an electrolysis of a oxy-tungsten, an electrolysis of oxy-tungsten complex ion, electrolysis of oxy-tungsten complex ion using 1.10 ampere for 40 minutes, produces 0.838 gram of tungsten. What is charge on tungsten? What is charge on tungsten in the material? Atomic weight is equal to 184. How many gram of chromium are deposited? How many gram of chromium are deposited? Chromium are deposited in the electrolysis of solution of CrNO3 twice in the same time that it will take to deposit 0.54 gram of Ag in a silver colorimeter arranged in series with CrNO3 twice. Atomic weight of chromium 52 और सिल्वर का दिया हुआ है 108. चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा. हुआ? क्वेश्चन लिख के हो गया? ठीक है. मैं सॉल्व करूँगी, तुम सॉल्व करोगे? करो सॉल्व. पाँच मिनट का टाइम है, ज़्यादा ये सोचना मत कि तुमको 10 मिनट में दूंगा. 5 मिनट में सारे क्वेश्चन होने चाहिए. कैलकुलेशन चाहिए? बताओ, मैं कैलकुलेटर में करके देता हूँ.
थर्सडे तक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, वेडनेसडे तक। आगे 3 दिन क्या करना है, इनके रिवीजन करना है, डाउट प्रीवियस ईयर ही करना है कि आगे टॉपिक चालू कर दूं मैं प्रीवियस ईयर कल मैं कराऊंगा, कल पूरा 1 घंटा अपना 1.5 घंटा 1.25 घंटा, अभी अगर आज टाइम मिल गया तो ठीक है, कल जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे, ठीक है। और लगेगा तो फिर अपन फ्राइडे सैटरडे को फिर वही करेंगे, प्रीवियस ईयर अवस्थी वगैरह डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं हो रहा, ठीक, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, 2 ही फॉर्मूला है, 2 ही फॉर्मूला, उसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ वाटर यूजिंग 4 एम्पियर करंट। तो मुझे पता फॉर्मूला था एक ही है, इक्विवेलेंट बराबर IT/96500। मैंने कहा भगवान कसम दूसरा फॉर्मूला होता बताता जरूर था, बट एक ही फॉर्मूला दिया है। अब इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टर इंटू मोल्स लिख सकता हूँ मैं इतना, मुझे पता है n फैक्टर इंटू मोल्स बराबर क्या हो जाएगा IT/96500। इसका मतलब n फैक्टर कितना होता है वाटर का 2, मोल कितने 4, करंट कितना 4, टाइम कितना है मेरा यहाँ पे, टाइम तो चाहिए, डिवाइडेड बाय 96500। क्या टाइम नहीं आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा 4 कैंसिल, 2 टाइम्स करो, ख़त्म बात, आसान है, क्या हार्ड था इसमें बता तो, नालायक कहीं के। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या बोला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सी टंगस्टन कॉम्प्लेक्स यूजिंग इतना करंट फॉर 40 मिनट प्रोड्यूसेस 0.383 ग्राम ऑफ टंगस्टन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द टंगस्टन इन द मटेरियल। म्हणजे चार्ज पूछा, मतलब क्या पूछा उसने, n फैक्टर, मटेरियल का पूछा है ना कि मटेरियल पे चार्ज कितना होगा, तो पहले उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको n फैक्टर तो कितना, मुझे फॉर्मूला पता है, इक्विवेलेंट बराबर, अभी मैंने क्या बोला, भगवान कसम अगर फॉर्मूला होता तो मैं जरूर बता, बट इसी मैं क्या बोला, सिर्फ इसी फॉर्मूले से पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो जाएगा। तो n फैक्टर निकालना है, मोल्स कितना दिया हुआ है 0.838 डिवाइडेड बाय कितना है रे एटॉमिक मास 184 इज इक्वल टू करंट कितना दिया 1.1 इंटू 40, लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा सेकंड में रखना अपना टाइम, जब इक्विवेलेंट वाला करोगे तो टाइम सेकंड में रखोगे, डिवाइडेड बाय 96500। क्या मेरा यहाँ से n फैक्टर नहीं आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाता है कितना 6, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर आर डिपॉजिटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कोई लिया है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले, Cr इन द सेम टाइम इट विल टेक टू डिपॉजिट 0.54 ग्राम ऑफ Ag इन द सिल्वर कैलोरीमीटर अरेंज्ड इन सीरीज, मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा बुझो भाई, सेकेंड लॉ बराबर, तो W1 बाय E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 बाय E2। तो W1 की मुझसे पूछा ही है भाई, क्रोमियम का कितना वेट होगा, तो W इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा क्रोमियम का 52/2, अरे 2 ही होता है ना क्रोमियम, Cr+2 होता है, देखो यहाँ पे Cr+2 n फैक्टर, और वेट कितना दिया हुआ है इसका सिल्वर का 0.54 डिवाइडेड बाय 108/1, तो क्या यहाँ से W नहीं आ जाएगा, हार्ड था, तब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया मैंने, समझ में आया। वेट निकाल लेना, ठीक है, बाकी चीज़ें कल करेंगे, ठीक है, थैंक यू। कल बस तो आप लोग से निवेदन ये है
कि कल का अगर कल का मतलब है मंडे को जो भी आप लेक्चर देखोगे तो आप अपना प्रीवियस ईयर का बुक साथ में लेके जाना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाना या बोर्ड पे लिखना शायद पॉसिबल नहीं हो, तो सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर और ईयर नंबर दूंगा तो आप उससे पहचान जाओगे, ठीक है। तो बुक्स कल लेकर आइएगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। थैंक यू।